दोस्तों नमस्कार। 7 बरस पहले गुजरात के गांधीनगर से गुजरात मॉडल दिल्ली आया था और दिल्ली ने यह सपना समूचे देश को दिखलाया था कि गुजरात की चकाचौंध जिस तरीके से गुजरात मॉडल के जरिए की गई, आने वाले वक्त में भारत भी उसी गुजरात मॉडल के जरिए चकाचौंध में समा जाएगा। लेकिन यह किसे पता था कि गुजरात मॉडल गुजरात में ही ढह-ढाकर गिर जाएगा और आने वाले वक्त में भारत कहीं गुजरात मॉडल की तर्ज पर ढह-ढहाकर गिर गया तो क्या होगा। तो गुजरात मॉडल कैसे ढह-ढहाया, यह दरअसल आज ही नजर आया। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होना था, राज्यपाल को जानकारी दे दी गई, लेकिन पार्टी के भीतर शोर शराबा और टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो पुराने कद्दावर थे वो हटने को तैयार नहीं। नए वाले नया पद पाने की लालसा में बैठे हुए थे। 2 घंटे वक्त बढ़ाया गया और कहा गया अब 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। बात फिर भी नहीं बनी क्योंकि गुजरात मॉडल की चकाचौंध जा रही थी। उसके बाद कहा गया 4:20 पर शपथ ग्रहण होगा। स्थिति फिर भी नाजुक बनी रही। तो गुजरात मॉडल की चमक वक्त के साथ गायब होती चली गई और सवाल सबसे बड़ा यही है, जो गुजरात मॉडल गांधीनगर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा, आज वो गांधीनगर में ढह-ढहाकर गिर रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में दिल्ली भी इसकी आगोश में खो तो नहीं जाएगी। क्योंकि गुजरात को दिल्ली से चलाने का सपना गांधीनगर से दिल्ली पहुंचे नेताओं के मन में था और गुजरात मॉडल को समूचे देश में लागू कराने की सोच भी पॉलिसी के जरिए, दिल्ली के जरिए देखी गई, समझी गई। लेकिन यह पहला मौका है जब गुजरात के भीतर तमाम क्षेत्रों की परिस्थितियां बतला रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि तमाम मंत्रियों को भी हटा डालिए और बिल्कुल एक नई कैबिनेट खड़ी कर दीजिए, क्योंकि जनता का भरोसा ना तो गुजरात के मंत्रिमंडल पर है ना मुख्यमंत्री पर है। लेकिन गुजरात मॉडल के भीतर का अनूठा सच क्या है? यह सच कोई आज का नहीं है। 2007 में इसकी उत्पत्ति हुई थी जब वाइब्रेंट गुजरात लाया गया था। उसके बाद से लगातार गुजरात के 5.5 करोड़ लोगों के नारे, और वो नारे बढ़ते बढ़ते 6.5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएं जो गुजरात के ही हैं। इसके जरिए गुजरात मॉडल की धूम जो लगातार मचाई गई, उसके भीतर का सच क्या था? क्या किसान खुश था? क्या आदिवासी खुश थे? क्या इस दौर में इंडस्ट्रीज चल रही थी? क्या इस दौर में अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वह हीरे का क्षेत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र ही क्यों ना हो, क्या सभी की स्थिति ठीक है? क्योंकि गुजरात मॉडल तो चकाचौंध देता है। हमें लगता है कि आज जब गुजरात के समूचे मंत्रिमंडल को बदलने की सोच दिल्ली से निकल चुकी है, तो इसके मतलब मायने अब समझने की जरूरत है, गुजरात को लेकर भी और देश को लेकर भी। क्योंकि संयोग से जिसने गुजरात मॉडल दिया वही इस वक्त देश में गुजरात मॉडल को लागू कर रहा है। और गुजरात या गुजरात के भीतर जान बसती है दिल्ली के प्रधानमंत्री और दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह की, और अब तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी जान वहीं बसती है। गुटों में बटी राजनीति और राजनीति के आश्रय गुजरात में गुजरात मॉडल को चलाने की सोच। क्या हुआ, किस रूप में हुआ, हमें लगता है आज परत दर परत खोल डाली है। क्योंकि जिन लगभग 20 से 22 मंत्रियों की शपथ कल होनी है, उसमें कमोवेश सारे नए नाम हैं। जातियां भी देखी जा रही है, ओहदा भी देखा जाएगा। उनके जरिए उनके समाज के भीतर में उनकी ईमानदारी को भी परखा जाएगा। तो क्या मौजूदा वक्त में जो भी मंत्री मौजूद थे और जो भी मुख्यमंत्री थे, वह तो दरअसल उस कड़ी की एक कड़ी भर थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे और राजकोट से चुनाव जीतकर गांधीनगर आकर उन्होंने गुजरात मॉडल बनाना शुरू किया था। उस कड़ी के भीतर में अब सारे नेता क्या बेकार हो गए? हमें लगता है वाकई इसे परखने की जरूरत है। क्योंकि गुजरात के भीतर में जो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, उन पावर सेंटर्स के भीतर में एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल हैं, दूसरी तरफ जो हट चुके मुख्यमंत्री हैं, रूपाणी हैं, उनका भी एक पावर सेंटर है। नितिन पटेल अपने आप को ताकतवर सबसे ज्यादा मानते रहे पाटीदार समाज के भीतर, लेकिन वह भी हो सकता है कल मंत्रिमंडल में शामिल ही ना हो, वो बतौर विधायक ही बैठे रह जाएं। इस कड़ी में मनसुख मांडविया, जिनको लगभग 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब दिल्ली में टसल थी अमित शाह और मोदी के बीच में। रूपाणी अमित शाह के आदमी कहे जाते हैं।
और मांडविया को जब बनाने की सोच पैदा हुई तो वह टलते चला गया और अब वह देश की कैबिनेट के भीतर में हेल्थ मिनिस्टर है, वह भी एक पावर सेंटर है। और इन सब के बीच गुजरात में अगर वहां की सत्ता को संभालना है तो आपको समझना होगा जामनगर को संभालना है, और आपको तमाम बंदरगाहों को संभालना है, और आपको तमाम संघ के कार्यकर्ताओं को भी संभालना है। सीधे समझे तो एक तरफ अडानी है, अंबानी है और आरएसएस भी है। यह भी अपने अपने तरीके के पावर सेंटर लिए गुजरात के भीतर ही बैठे हैं। इन्हें संभालेगा कौन? क्योंकि सवाल तो यह है कि जब 2017 में चुनाव हुए तो लगभग हारते हारते जीत गए। हारते हारते जीत गए मतलब 182 सीट में से 97 सीट मिली, लेकिन नारा दिया गया था 150 के ऊपर। और उसमें भी वो कौन सी परिस्थिति थी कोई नहीं जानता है कि दरअसल राजकोट और सूरत में जीत कैसे मिल गई बीजेपी को। वहां तो पाटीदार समाज की बहुलता है, यह भी एक सवाल है। वो कैसे मैनेज हुआ था, यह भी एक सवाल है। लेकिन अब जो नाम नए निकल कर आ रहे हैं उसमें गोविंद पटेल, हालांकि गोविंद पटेल राजकोट से जीतते हैं और वह मोदी मंत्रिमंडल में भी गुजरात में रहे हुए हैं। अब जो नई फहरिस्त है उसमें एक नहीं आधे दर्जन पटेलों को रखने की स्थितियां हैं, लेकिन नितिन पटेल नहीं रहेंगे। उनकी एवज में आधे दर्जन गोविंद पटेल राजकोट से, दुष्यंत पटेल भरूच से, जगदीश पटेल अमराईवाड़ी से, संगीता पटेल पाटिल सूरत से, ऋषिकेश पटेल विसनगर से, नरेश पटेल गणदेवी से। ये ऐसे नाम हैं। इसके अलावे आइएगा तो पारदी से कनुभाई देसाई है, पंकज देसाई नाडियार से है। ये सारे बिल्कुल नए नाम हैं जो नए मंत्रिमंडल के साथ एक नए मुख्यमंत्री के मातहत रहेंगे। जोड़ घटाव करना समझिएगा तो आपको लगेगा कि एक जूनियर एमएलए को सीएम बना दिया गया, तो उनके साथ जब वरिष्ठ बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो आपको तुरंत दिल्ली याद आ जाएगी। दिल्ली के भीतर भी 75 बरस पार करने वालों को रिटायर कराया गया और उस समय नरेंद्र मोदी गांधीनगर से आए थे। तो क्या यह नई परिस्थिति गुजरात को संभालने को लेकर है? यह भी एक सवाल है। लेकिन हम जिस गुजरात मॉडल का जिक्र आपसे करना चाहते हैं उसकी एवज में यह समझने की कोशिश कीजिए कि गुजरात मॉडल सिर्फ एक बड़बोलेपन की निशानी तो नहीं थी जो गलत डाटा रख रख कर बताया गया। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने कहा था तकरीबन 10 से 14 लाख करोड़ के एमओयू पर उन्होंने साइन किया है, जो कि वहां पर इन्वेस्टमेंट गुजरात में होना है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा आने वाला है। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट 2000 से 2013 तक की स्थिति को बतलाती है कि कुल मिला के $300 बिलियन ही आया एफडीआई के तौर पर। $300 बिलियन यानी तकरीबन 22 लाख करोड़, यानी 22 लाख करोड़ टोटल आ रहा था। और उस समय गुजरात कह रहा था हम वाइब्रेंट गुजरात भी हैं और गुजरात मॉडल को भी लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास 10 से 14 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे यहां हो रहा है। लेकिन सच यह था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में था, तकरीबन 4,60,000 करोड़। हरियाणा, यूपी, राजस्थान में था तकरीबन 34 बिलियन डॉलर। लेकिन इन सब के साथ गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 58,000 करोड़ का था। यानी कहां 58,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आरबीआई की रिपोर्ट बतलाती है, और कहां उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के जो वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे थे, वह 10 से 14 ट्रिलियन का ही जिक्र हो रहा था, यानी 10 से 14 लाख करोड़ का ही जिक्र हो रहा था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में वह सारी स्थिति गुजरात को कंगाल बना चुकी है? क्योंकि सूरत के भीतर में तकरीबन 1.5 लाख मजदूर जो हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से थे, और उसमें भी 2 क्षेत्रों में 90% मजदूर जो कि डायमंड फैक्ट्री से जुड़े हुए थे, यानी डायमंड के साथ जुड़े हुए थे, और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये दोनों चीजें तहस नहस हो गई नोटबंदी और जीएसटी के बाद से। इसका असर देश पर भी पड़ा, हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल गुजरात से निकलकर पूरे देश पर छाया है। लेकिन गुजरात के भीतर की परिस्थितियों को जब हम देख रहे हैं, तो जब मजदूरों की यह स्थिति थी जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम कर रहे थे, तो इसके ठीक समानांतर किसान और मजदूरों की क्या स्थिति थी? आपको जानकर हैरत होगा कि जो किसान सम्मान निधि पैसा दिया जाता है, जो सीमांत किसानों को दिया जाता है, गरीब किसानों को दिया जाता है, तमाम राज्यों में आप देखिएगा तो जो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है या जो रईस किसान कहलाते हैं, उनको यह पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन गुजरात में जितने भी किसान हैं सभी का नाम किसान सम्मान निधि के दायरे में आता है, और इनकी संख्या तकरीबन 60 लाख है।
60 लाख किसान किसान सम्मान निधि के तहत उनके नाम दर्ज है, जो 2,000 रुपए पाते हैं हर 3 महीने में। सवाल यह है कि इन सब के बीच जब जाइएगा तो इसमें सिर्फ जो बिग फार्मर है जिससे स्टेट डील करता है गुजरात में, उनकी संख्या 40,000 भी नहीं है, 39,893 है। जो मार्जिनल हैं वो तकरीबन 20 लाख हैं, जो छोटे हैं वो तकरीबन 16.5 लाख हैं, जो सेमी मीडियम है वो तकरीबन 11.5 लाख है, जो मीडियम के रेंज में आते हैं वो तकरीबन 5 लाख हैं। किसानों की बदहाली, किसानों की परिस्थितियां और इन सब के बीच किसानी से जुड़ा हुआ पाटीदार समाज वह किस रूप में खून के आंसू बहा रहा है कि इस गुजरात मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात के खेल में सारी चीजें उन्हें कंगाल बनाती चली गई। इसीलिए उसने आंदोलन आरक्षण का शुरू किया। और अब जो नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का जिक्र हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल इस दौर में ना मुख्यमंत्री ने काम किया, ना ही किसी मंत्री ने काम किया, क्योंकि इस दौर में जब 5 साल पूरे हुए तो एक यात्रा निकाली गई गुजरात के भीतर में। वह जनता से समर्थन पाने की यात्रा थी, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि इस मंत्रिमंडल को साथ देने के लिए जनता भी कहीं नहीं सामने निकल कर आई। और अगर जनता साथ नहीं दे रही थी और उसके बाद जानकारी निकल कर आई कि आपको हार मिल जाएगी, तब यह सवाल था कि क्या वाकई जो 5 साल पूरे होने पर जन आशीर्वाद यात्रा 3 मंत्री निकाल रहे थे तो लोग ही गायब हैं, तो फिर क्या चुनाव हार जाएंगे? तो चुनाव जीतने के लिए सब कुछ बदल देना और चुनाव जीतने के लिए गुजरात मॉडल को भी दफन कर देना, यह स्थिति अगर गुजरात में है तो कल देश में क्या होगा? हम देश पर आए गुजरात पर, इससे पहले एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं, जो वाइब्रेंट गुजरात की देन थी, जो आखिरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देश के भीतर से देश की जो देसी कंपनियां हैं उन्होंने दिया था, वो कुल मिला के 7,400 करोड़ का था और इसमें 75 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे जो जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, GIDC जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसने दहेज, हलोल और भरूच का जो सायखा का इलाका है, इन इलाकों में जमीन देने की बात की। हम जमीन देंगे इंडस्ट्रीज को, आप पैसा लगाइए, इतने सारे इस रूप में वहां पर नौकरियां पैदा हो जाएंगी। और 642 एकड़ लैंड इंडस्ट्रीज को देने की बात की कि आप अपनी यूनिट बताइए। यह लास्ट इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2021 का है। लेकिन क्या हुआ? गुजरात मॉडल में कहा जाता है, लेकिन क्या हुआ पूछा नहीं जाता है। यह स्थिति गुजरात के भीतर की निकल कर आई और यह जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसका भी जब रूप देखिएगा तो आपके जहन में यह सवाल बार बार निकल कर आएगा, जो जानकारी दी जाती है और जब RBI की रिपोर्ट बतलाती है, दोनों में अंतर क्यों होता है? जब मोदी काल में यह अंतर हमने आपको जानकारी दे दी, तो इसका मतलब यह है कि क्या इस देश के भीतर भी इस दौर में जो बड़ी तादाद है वह सिर्फ कंगाल होने की स्थिति में? सवाल है, गुजरात मॉडल में गुजरात के भीतर तो रोजगार होना चाहिए था, गुजरात का किसान तो खुश होना चाहिए था, गुजरात की इंडस्ट्रीज तो चलनी चाहिए थी, वहां पर उत्पादन तो होना चाहिए था, टेक्सटाइल और हीरा उद्योग कम से कम चमकना तो चाहिए था। लेकिन मजदूरों की तादाद वहां पर जो जानकारी निकल कर आई वह इसलिए हिलाने वाली है क्योंकि 55,000 मजदूर मरने की स्थिति में, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मजदूर 2 जून की रोटी किसी तरीके से जुगाड़ हो जाए इस स्थिति में जी रहे हैं। और एवरेज वहां पर 10 से 12,000 रुपए मजदूरों को महीने की कमाई मिलती है, जो कि किसी तरीके से नौकरी पालें। हम सिर्फ सूरत का जिक्र कर रहे हैं। सवाल है कि यह गुजरात मॉडल अगर ढहढा रहा है गुजरात के भीतर और चुनाव जीतने के लिए समूचे मंत्रिमंडल को ही बदलने की स्थिति में अगर दिल्ली आ चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था जब देश के सामने एक विकट समस्या के तौर पर उभरेगी, तो क्या मौजूदा सरकार सब कुछ बदल देगी? आने वाले वक्त में दोषारोपण किया जाएगा उन मंत्रियों पर जो आज की तारीख में मंत्री तो हैं लेकिन उनके हाथ में कोई काम नहीं है, क्योंकि गुजरात मॉडल का एक अनूठा सच यह भी है, यह पिरामिड की तरह है। जो टिप पर बैठा हुआ है वही के पास सारे पावर हैं और धीरे धीरे जो नीचे स्थिति बनती है उसमें धीरे धीरे पावर गायब होते चले जाते हैं। और आज की तारीख में इस गुजरात मॉडल का असर देश के भीतर क्या है, हमें लगता है यह भी जान लीजिए। चूंकि कल ही महंगाई दर थोक की आई है जो लगभग 11.39% है, इसके भीतर जब झांकिएगा तो आप समझ पाइएगा।
थोक दर का मतलब होता है एक व्यापारी अपना सामान दूसरे व्यापारी को दे रहा है, रिटेल सेक्टर में उसके बाद जाता है जिसे जनता खरीदती है। लेकिन वहां पर जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान दे रहा है, उसमें आप कल्पना कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यह महंगाई दर बढ़ी है। पेट्रोल 61%, 61.57%, एलपीजी गैस 48.17%, तिलहन 53%, जो बेस मेटल होता है वो लगभग 27%, केमिकल 12.11%, टेक्सटाइल 17%, फूड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है वह तकरीबन 12.5%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 11.5%, ये सारी ईंधन जो है वह तकरीबन 26%। यह है महंगाई दर की स्थिति। यह गुजरात मॉडल इस देश में लागू है, यह उसका नमूना है। और उसके बाद जब आप जानना शुरू कीजिएगा तो एक एक क्षेत्र को गिनते चले जाइए। गुजरात मॉडल गांधीनगर से निकला और वो जब ढहढा चुका है तो फिर देश के भीतर में गुजरात मॉडल की क्या हालत होगी। महंगाई दर के बाद बेरोजगारी लीजिए। खुद सरकार ने माना था कि बेरोजगारी जो है 2017-18 में 45 बरस पुराने आंकड़े पर पहुंच गई है, लेकिन 2021 की स्थिति बताती है जो गुलाम भारत में भारत की बेरोजगारी की परिस्थितियां थी, उस कैटेगरी में हम आकर खड़े हो गए हैं। निर्यात हमारा नीचे चला गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस दौर में, कोविड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हम उससे पहले के आंकड़े आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौर में जो 25% की हिस्सेदारी रहती थी जीडीपी में, वह घटकर 15% पर आ गई। गरीबी इसी दौर में लगभग बीपीएल परिवार जो थे वह 7.5 करोड़ और बढ़ गए। इस दौर में आमदनी से ज्यादा खर्च होने लगा तो हमारा कंज्यूमर गायब हो गया। और इंटरनेशनली भारत को जो कंज्यूमर का एक स्पेस माना जाता था, उसमें मिडिल और अपर मिडिल क्लास को जोड़ा जाता था, वह धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास में आ गया। यानी वो कंज्यूमर नहीं रहा, वह अपनी न्यूनतम जरूरतों को जुगाड़ करके आमदनी लेकर जीने वाला शख्स हो गया। इस स्थिति में हमारा कंज्यूमरिज्म आ गया है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो महज ऐलान पर टिक गया है। कितने प्रोजेक्ट हैं जो लेट चल रहे हैं और उस पर जो कीमत बढ़ रही है वो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश में ऐलान होते हैं लेकिन बनते नहीं है, वो सिर्फ ऐलान होते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य सेवा थी, हेल्थ सेक्टर था, सबसे कम उस पर बजट इसी दौर में दिया गया। जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है उसके दायरे में किसान नहीं आया बल्कि फसल आई। फसल से कैसे कमाया जाए और कमाने वाला शख्स किसान ना हो बल्कि इस देश का पैसे वाला शख्स हो, इस दिशा में हमारा पूरा रिफॉर्म गया। क्योंकि पैसे से पैसा बनेगा और सरकार पैसे के बूते चलेगी। यह है गुजरात मॉडल। यह गुजरात के भीतर व्यापारियों के साथ तो कुछ दिन तक ठगा जा सकता है, खेला जा सकता है खेल, लेकिन इस देश के भीतर की परिस्थिति बहुत नाजुक है। वहां पर इस देश में हर कोई जानता है जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो इस देश का सच यह है कि उन लोगों को उससे ज्यादा दे पाने की स्थिति में देश नहीं है, और वह भी नहीं मिलेगा तो ये 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। यह भी हर कोई जानता है। इस देश की जीडीपी नीचे जा रही है, वित्तीय घाटा ऊपर बढ़ रहा है। इस देश में डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। इसी दौर में जो जीडीपी विकास दर 8% से चली थी 2015 से, उस खिसकते खिसकते 15-16 से 4% तक आई, अब तो माइनस में है। कोविड को भूल जाइए, हम तो उन पॉलिसीज का जिक्र कर रहे हैं जो गुजरात मॉडल के तहत, क्योंकि गुजरात मॉडल ने कोविड नहीं देखा था तो हम उसको माइनस करके चल रहे हैं। लेकिन गुजरात मॉडल ने जब कोविड देखा और गुजरात के भीतर देखा तो क्या हुआ। गुजरात में जो मौतों की संख्या थी और उससे जो आमने सामने सत्ता को करना था, लोगों के भीतर वहां पर आक्रोश हो गया। इसीलिए जो यात्रा निकाली गई वहां पर, जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसमें आशीर्वाद देने के लिए इस सरकार को कोई नहीं आया। इसीलिए रूपाणी के बाद जब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उसके बाद जब मंत्रियों को शपथ लेनी है तो सवाल यह नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सवाल यह है कि चुनाव किसी भी हाल में तुरंत कराया जाए। तुरंत कराने का मतलब है कि हम इंतजार 1 साल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है गुजरात में इलेक्शन का। तब तो इस नए मंत्रिमंडल को काम करके दिखाना होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इस दौर में कम से कम माना जाता है कि आप 3 महीने के बाद एक्शन में आते हैं। 3 महीने का मतलब यह है कि अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से आपको एक्शन में आना होगा। जनवरी से जब आप जो भी काम करेंगे वह धीरे धीरे गुजरात में दिखाई देना चाहिए। लेकिन अगर हम चुनाव फरवरी में ही करा दें तो
फरवरी और मार्च के महीने में करा दे तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। तो ये पूरा नया मंत्रिमंडल सिर्फ ये बताने के लिए सामने होगा कि आपके नुमाइंदे ये हैं और जिन जिन क्षेत्रों से ये चुन कर आए हैं वहां के लोग नगाड़े बजाएं, तुरही बजाएं, खुश हो जाएं कि आपके इलाके के एमएलए को मंत्री बना दिया गया है और मंत्री बनाते ही वो चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, यानी चंद दिनों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट झेल लें। लेकिन जनता को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो दूर, न्यूनतम भी नहीं है। गुजरात मॉडल की यह स्थिति जो गुजरात के भीतर ही नजर आ रही है, ये जरा कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर की परिस्थितियों में जब गुजरात मॉडल ढहढाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। मनाइए ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन यह भी मनाइए कि गुजरात के भीतर भी यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहां और जिस गांधीनगर से गुजरात मॉडल निकला, उस गुजरात के भीतर के अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पावर सेक्टर, अलग अलग पावर सेंटर, सभी ने स्थिति इतनी नाजुक कर दी। यानी सत्ता और ताकत का मतलब यही है कि हम कमाएंगे, अपना घर भरेंगे। यह परिस्थिति तो है और इसी के आसले सत्ता में जमे रहेंगे, यह बताने की सोच है। लेकिन शायद पहली बार अगर दिल्ली को दिखाई दे गया कि गुजरात की स्थिति बीजेपी के लिए नाजुक हो चली है, तो मनाइए, दिल्ली को कहीं दूर बैठकर दिल्ली की स्थिति भी दिखाई देने लगे कि इस देश के भीतर में जनता सोच क्या रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।